हेलो दोस्तों, मैं नरेश कटात, न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि अपने जो टॉपिक है वो टॉपिक हिंदी चल रही थी और हिंदी के अंतर्गत आज जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है वर्ण विचार। देखिए, अपने जो टॉपिक संधि डाली थी उस संधि के अंतर्गत अपन ने स्वर संधि और स्वर संधि के अपन पांचों भेद को पढ़े थे। उसके बाद में अपन ने व्यंजन संधि का वीडियो नहीं डाला, क्योंकि पहले अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो वर्ण विचार और वर्ण विचार के बाद में अपन व्यंजन संधि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपना जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? वर्ण विचार, यानी अपनी जो वर्णमाला देवनागरी लिपि हिंदी के अंतर्गत है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, ज़्यादा समय न लेते हुए अपन ये देखते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं वर्ण, दो प्रकार के। और वो दो प्रकार कौन कौन से आते हैं? जिसमें नंबर एक वर्ण दो प्रकार के हैं। इसमें नंबर एक कौन सा आ गया? स्वर। और नंबर दो पे कौन सा है? व्यंजन। व्यंजन और स्वर, यानी जो वर्णों के भेद है वो भेद कितने हैं? दो भेद है, एक तो है स्वर और एक कौन सा है? व्यंजन। अब देखिए, स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं, तो इनके अपन देखते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि ये स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है। तो इनके अंतर के बारे में देखो, तो देखो जो स्वर वर्ण है, यानी स्वर के अंतर्गत वर्णों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण बाधा रहित हो, या फिर इसको कह सकते हैं कि वर्णों का उच्चारण किसी की सहायता से नहीं होता है। यानी जो स्वर वर्ण है, इनका जो उच्चारण है वो उच्चारण किसी की भी सहायता से नहीं होता है और बाधा रहित है। इसी की उल्टी परिभाषा अपन को इधर करनी है कि व्यंजन जो वर्ण है, इनमें वर्णों का उच्चारण बाधा सहित हो, या फिर आप कह सकते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो। यानी इस व्यंजनों के अंतर्गत स्वरों का मेल होता है, जबकि इधर अपने स्वर एक अलग अपने आप में एक स्वतंत्र होते हैं, जिनके उच्चारण में अपन को कोई बाधा नहीं होती है। जैसे कि अपन इसमें देखें कि ये के है, ये के एक व्यंजन है, के एक व्यंजन है। इसके अंतर्गत अपन ने जो स्वर जोड़ा वो स्वर कैसे जोड़ दिया? यानी ये ए जोड़ा, इसके अंतर्गत ये क्या हो गया? के। यानी नीचे ये हलंत हट जाएगा, आधा के हट जाता है। तो जो स्वरों के मेल से या स्वरों की सहायता से जो उच्चारण होता है, किनका होता है? व्यंजनों का होता है। अर्थात ये कौन से होते हैं? बाधा सहित होते हैं और ये बाधा रहित होते हैं। तो ये सामान्य परिभाषा है जिनके बारे में आप जानते हैं। अब देखिए, अपन पढ़ते आगे वर्ण। तो वर्णों की अगर अपन बात करें कि हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण है वो वर्ण कौन सी है, तो देखो, मानक हिंदी वर्णमाला, यानी मानक हिंदी वर्णमाला जो केंद्रीय निदेशालय द्वारा जो जारी है, इसके अनुसार जो वर्णों की जो कुल संख्या है वो वर्णों की कुल संख्या आप ध्यान रखिए। हिंदी के अंतर्गत जो वर्णों की कुल संख्या वो कितनी है? 52, यानी 52 वर्ण है। इसके अंतर्गत दोनों ही है, स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर जो कुल संख्या होती है वर्णों की, वो वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। तो आप ये ध्यान रखिए कि वर्णों की कुल संख्या अगर आपसे पूछी जाए एग्जाम में तो कुल संख्या कितनी है? अब 52 है। अब वो 52 कौन से है, कौन कौन से? तो देखिए, यहाँ पे 52 कुछ वर्णों का अपन लिखते हैं, कुछ को जो साथ में अपन पढ़ेंगे उस टाइम लिख देंगे। जैसे नंबर एक स्वर, नंबर एक बात बांटते अपन स्वर
तो स्वरों की जो कुल संख्या है वो कुल संख्या कितनी है, 11 स्वर है। अब 11 स्वर कौन कौन से है वो आप जानते भी होंगे, या अपन इन स्वरों का जो वर्गीकरण करेंगे इसमें अपन वो 11 स्वर लिख देते हैं, देखते हैं। आगे देखिए इसके अंतर्गत है जो और जो गणों का जो है उसमें देखो नंबर 2 पे आ जाता है ए योग वहा, ए योग व वर्ण, यानी एग्जाम ये प्रश्न पूछा जा चुका है और भी पूछ लिया जाए, ए योग व जो वर्ण है वो वर्ण कितने हैं, तो इनकी जो संख्या है वो संख्या कितनी है, 2। अब देखो 2 है, लेकिन अब ये है कौन से है, तो इसमें देखो नंबर 1 अंग और नंबर 2 है, यानी ये हो गए अनुस्वार ध्वनि, और ये कौन सी हो गई, विसर्ग ध्वनि, ये हो गई विसर्ग ध्वनि। तो देखो ए योग वाह वर्ण कितने हैं, 2 है, अंग है यानी अंक है जो अनुस्वार ध्वनि के अंतर्गत है, और जो है वो विसर्ग ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो ए योग वाह वर्ण कितने हैं, 2 है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 और 2 कौन कौन से है तो वो भी आपको इसमें देखें। उसके बाद में अपन देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजनों की संख्या आपको पता है, व्यंजन कितने होने चाहिए, तो व्यंजनों के अंतर्गत अपन ये पढ़ रहे हैं केवल मूल व्यंजन, यानी मूल व्यंजन जो है इनकी जो संख्या वो संख्या कितनी है, 33 है। बाकी कुल व्यंजनों की संख्या आपको पता है, कुल व्यंजनों की संख्या 39 है, लेकिन जो मूल व्यंजन है वो मूल व्यंजन कितने हैं, 33 व्यंजन है। और वो 33 व्यंजन अपन व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो कौन कौन से मूल है और कौन से नहीं है उसमें अपन चर्चा करेंगे। तो मूल व्यंजन कितने हैं, 33 है। इसके बाद में बात करते हैं संयुक्त व्यंजन, यानी संयुक्त जो व्यंजन है ये एग्जाम में पूछे रहते हैं, IMP है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। संयुक्त जो व्यंजन है वो व्यंजन कितने हैं, 4 है। और वो 4 जो संयुक्त व्यंजन है वो व्यंजन कौन से हैं, नंबर 1 अक्षय त्रय ज्ञ और श्रेय, अक्षय त्रय ज्ञ और श्रेय, ये 4 जो व्यंजन है, ये 4 जो व्यंजन है ये कौन से है, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन है तो ये संयुक्त व्यंजन किनके सहयोग से बन रखे हैं, किनके सहयोग से बन रखे हैं, तो ये जो सहयोग से बन रखे हैं वो वर्ण देखो आप इसके अंदर। पहला नंबर क्षय, ये किनके सहयोग से बन रखा है, तो इसके अंदर देखो के प्लस छः, के प्लस 6 से मिलकर क्या बन रखा है, 6 बन रखा है। इसमें जो अगर ये पूछे स्वर पूछे तो ए जुड़ रखा है, तो के और 6 से मिलकर बन रखा है। उसके बाद में त्रय, त्रय जो ये बन रखा है तो त्रय की आवाज आ रही है आपका ते प्लस रे, त्रय यानी तय प्लस रे से बन रखा। और ये गे जो बन रखा है इसमें आपको ध्यान रखना जे प्लस ए, जे झंडा वाला नहीं आएगा, जे जग वाला आता है, तो ये आपको ध्यान रखना जे प्लस ए से मिलकर जो ए नहीं है ए है से मिलकर जो बन रखा है वो कौन सा बन रखा है, गे बन रखा है। उसके बाद में श्रेय जो बन रखा है वो बन रखा है शे प्लस रे, शे प्लस रे से जो मिलकर बन रखा है वो कौन सा बन रखा है, श्रेय बन रखा है। तो ये है संयुक्त व्यंजन, तो ये आपको ध्यान रखिए। उसके बाद में और जो व्यंजन बच रहे वो कौन से है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन है। और इन द्विगुण व्यंजनों की जो संख्या है वो संख्या कितनी है, 2 है। इनकी जो संख्या वो संख्या कितनी है, 2 है। और वो कौन कौन से इनके अंतर्गत है, तो नंबर 1 डे और नंबर 2 डे। अब यहाँ पे आप देखें केवल यही है, जैसे केवल डे और ढे लिख रखा है, अगर यही है तो ये क्या है, मूल व्यंजनों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनके नीचे इसमें भी और इसमें भी क्या लग रखा है, नुक्ता। तो ये नुक्ता जो लग रखा है ये अलग से व्यंजनों की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये द्विगुण व्यंजन के नाम से पुकारा जाता है। तो ये ध्यान रखिए, नीचे इनके नीचे क्या लग रखा है, नुक्ता, तो ये द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो अब देखो इनकी कुल संख्या
11 प्लस 2 प्लस 33 प्लस 4 प्लस 2, इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 52। 11 13, 13 और 33 46 और 4 50, 50 और 2 कितना हो गए? 52। तो कुल व्यंजनों की जो कुल वर्णों की जो संख्या, वो संख्या कितनी है? 52 है। ध्यान रहे इसके अंतर्गत। अब देखिए अपन एक एक को अपन पढ़ते हैं। नंबर 1 जो पढ़ेंगे आज, वो किसको पढ़ते हैं अपन? स्वर। और स्वर आप जानते ही है, मैंने स्वर संधि पढ़ी थी अपने, उसमें अपन ने इनकी चर्चा की थी। लेकिन अब वर्णों के वर्ण विचार के हिसाब से इनके प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं। देखिए आप, टॉपिक अपना वर्ण विचार, और वर्ण विचार में नंबर 1 जो टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक कौन सा है? स्वर, यानी स्वरों का वर्गीकरण। यानी जो स्वर है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से हो रखा है, या वर्गीकरण कितने प्रकारों से कर रखा है। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से हो रखा है? 6 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण कर रखा है। पहले तो अपन स्वर देखते हैं, स्वर कौन कौन से, तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको इनका वर्गीकरण में आसानी रहेगी। तो देखो स्वर है ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ और ओ। तो ये आपके स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कुल संख्या पूछे तो कितनी हो गई? 11 हो गई। अब इनका वर्गीकरण कितने प्रकार से हो रहा है? 6 प्रकार से इनका वर्गीकरण हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो IMP वर्गीकरण है, नॉर्मल स्तर एग्जाम के अंतर्गत है, उसमें सबसे पहले पूछा जाता है वर्गीकरण में नंबर 1, उच्चारण स्थान के आधार पर। यानी इनका जो उच्चारण है, वो उच्चारण स्थान के आधार पर इनका क्या है? वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण के अंतर्गत आपको पता है, जैसे ये अपना मुंह हो गया, यानी यहाँ से पहले तो आप इसमें ये ध्यान रखना कि जो स्वर है, इन स्वरों में देखो मात्रा की संख्या, अगर मात्रा की संख्या पूछे तो मात्रा की संख्या केवल 10 ही है। मात्रा की संख्या केवल 10 ही है। ए है जो ये मात्रा नहीं है। लेकिन व्यंजन की कुल संख्या, स्वर की कुल संख्या पूछे तो कितनी करके आना? 11। तो अब देखो उच्चारण स्थान के आधार पर अपना मुंह है, यानी मैं यहाँ से बात कर रहा अपना कंठ, पहला यहाँ से, फिर उसके बाद आगे, फिर आगे और लास्ट तक यहाँ तक है। तो इसके अंतर्गत देखो यहाँ से अपना कंठ से शुरू होता उच्चारण स्थान के आधार पे। तो कंठ के अंतर्गत नंबर 1 जो है वो आ गया कंठीय। कंठीय स्वर। कंठीय स्वर के बाद में अगला जो आता है अपना, कंठीय स्वर के बाद अगला जो आता है वो आता तालवे। तालवे स्वर, यानी तालवे स्वर कौन से? और तालवे के बाद में आते मूर्धन्य। यानी पहले कंठ, उसके बाद में अपना तालु आ गया, फिर उसके बाद में अपना पूरा मूर्धन्य यानी मुंह आ गया। उसके बाद सबसे आगे वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है? ओष्ठ्य। ओष्ठ्य स्वर। अब देखो आप ये कौन कौन से इसके श्रेणी के अंतर्गत है, क्रम से लिख रखा है। क्रम से ही आपको याद रख लेना, कुत्ता या कत्ता मो, कत्ता मो से। अब देखो कौन कौन से इनके अंतर्गत है। तो नंबर 1 के आधार पर देखिए, कंठीय ए और आ, जो इनकी आवाज आ रही है, शुरू के 2 ए और आ कहाँ से आ रही है? कंठ से आवाज आ रही है। तो हो गया ए और आ, यानी पहले के 2 कौन से हो गए? कंठे हो गए।
इसके बाद आगे दो और ई किससे आ रही है, तालु से इनकी आवाज आ रही है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मुंह से। ई और ए किससे आ रही है, तालवे से इनकी आवाज आ रही है। फिर मूर्धन्य में केवल एक ही, देखो अब आगे वाले को छोड़ देना, आगे वाले को छोड़ देना। और मूर्धन्य के अंतर्गत कौन सा याद रखना, री कौन सा वर्ण है, यानी री कौन सा स्वर है, मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धन्य स्वर है। तो यह आपको ध्यान रखिए, री। उसके बाद में अब बच गए दो, तो इनको ले लो आप ऑस्ट्रिया के अंतर्गत ऊ और ऊ, तो ये कौन से हो गए, ऑस्ट्रिया हो गए। अब बच गए आगे चार, अब है ही नहीं इनके अंतर्गत, अब ये इन्हीं से मिलकर जो बनते हैं। तो पहले के दो यानी कंठ और तालु दोनों से इनका उच्चारण होता है, तो इसका नाम क्या हो गया, कंठ तालवे। कंठ तालवे स्वर। और कंठ तालवे स्वर के अंतर्गत आगे के कितने लेने हैं अपन को, दो लेने हैं। तो ए और ए, तो इनका जो संपर्क यानी उच्चारण होता है कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है। तो ए और ए, उसके बाद में मूर्धन्य को छोड़ना है, कंठ और ओष्ठ्य। तो ये जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कंठ ओष्ठ्य स्वर। और कंठ ओष्ठ्य में देखो होठों का भी, होठों से भी उच्चारण होता है और कंठ से भी होता है, ओ और ओ। तो इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ्य दोनों से हो रहा है, ओ और ओ, यानी होठों से भी इनका उच्चारण हो रहा है। तो ये था अपना उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अति IMP है, याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता रहता है। इसमें आपको री का ज़रूर याद रखें, बाकी को तो आप बोल कर भी निकाल सकते हैं। मूर्धन्य यानी रे का आवाज मुंह से आ रहा है, मूर्धन्य रे। अब देखिए आगे अगला वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण कंप्लीट। नंबर 2 वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण कितने प्रकार से हो रखा है, 6 प्रकार से। अब 6 प्रकार से देखो आप, अगला एक प्रकार हो गया। नंबर 2 जो प्रकार आ रहा है वो नंबर 2 के अंतर्गत देखो बात कर लेते हैं। नंबर 2 मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, यानी आप इसको सामान्य भाषा में लिख सकते हैं, मुख की आकृति के आधार पर। यानी आपका जो मुंह है इसकी जो आपकी आकृति है वो किस प्रकार से होगी। तो मुखाकृति के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार हो रखे, 4 प्रकार। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण हो रखा है वो 4 प्रकार से हो रखा है। इसके अंतर्गत देखिए आप याद क्या रखना। नंबर 1 क्या लिख रखा, समर्थ स्वर, इसके वे रहते समर्थ स्वर। नंबर 1। नंबर 2 अर्ध समर्थ स्वर, अर्ध समर्थ स्वर यानी अर्ध। उसके बाद में विवर्त, विवर्त स्वर। और नंबर 4 अर्ध विवर्त स्वर। अब देखो इनके नाम से आपको, पहले तो देखो इनके नाम का अर्थ आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इसका नाम का अर्थ है तो इसका देखो आप यूँ देख लो, इसका कह रहा मैं शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ है इसका क्या, बंद। अर्थात इसकी परिभाषा है वह स्वर, या मैं लिख देता हूं वह वर्ण जिनके
उच्चारण के समय मुख मार्ग बंद हो जाता है, यानी वह वर्ण जिनके उच्चारण के समय जो अपना मुख मार्ग है, ये मार्ग क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, वह वर्ण वे स्वर क्या कहलाते हैं, समर्थ स्वर के नाम से पुकारे जाते हैं। इसके बाद में देखो इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत है नहीं है। अर्ध यानी अर्थ तो वही है बंद, लेकिन अर्ध यानी आधा मुंह जो आपका क्या होगा वो खुल जाएगा, आधा मुंह क्या होगा खुल जाएगा। और विवर्त का अगर शाब्दिक अर्थ देखें इसका, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है खुला, शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है खुला। तो इसकी आप परिभाषा लिख सकते हो कि वह वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुख मार्ग खुला रहता है या खुल जाता है, खुला रहता है या खुल जाता है, वो कौन से विवर्त कहलाते हैं। अर्ध विवर्त यानी इसका हो जाएगा आधा मुंह खुला, आधा मुंह खुला कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो सामान्य स्थिति के अंतर्गत ये रहता है। अब देखो ये है तो अपने तो लिख ली इनकी परिभाषा, लेकिन इन 11 के अंतर्गत है कौन कौन से जो इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। एग्जाम में प्रश्न इसी प्रकार से आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, या अर्ध समर्थ है, या विवर्त है, या अर्ध विवर्त है। तो इसके अंतर्गत अब देखो 11 है। अब यहाँ पे री को छोड़ देना है, क्योंकि री का संपर्क अधिकतर संस्कृत के अंतर्गत होता है। तो अपने जो 10 बच रखे इन 10 के अंतर्गत अपन को देखना है कि वो कौन कौन से है इसमें। तो देखो आप पहला ए और आ को छोड़ देना, इनकी पहले संख्या भी अगर एग्जाम में पूछ ली जाती है तो संख्या देखो समर्थ जो स्वर है इनकी संख्या कितनी है 4। अब 4 में आपको ए और आ को छोड़ दे, फिर उसके बाद में अपन को यहाँ तक लिखना है ई ऊ और ऊ, यानी ये 4 है। ये 4 किसके अंतर्गत आता है, समर्थ के अंतर्गत ये स्वर आते हैं। अर्ध समर्थ के अंतर्गत जो स्वर आते हैं वो कितने आते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्वरों की अगर इनकी संख्या पूछे तो संख्या तो है इनकी 2, लेकिन है कौन से है। तो देखो अपने यहाँ तक ले लिया, री का अपन को लेना ही नहीं है, एक आप इसको ले ले और एक आप इसको ले ले, यानी ए और ओ, यानी आधा जो मुख मार्ग है वो आधा खुल जाएगा और इनमें ये क्या होगा बंद होगा, ई ऊ, और इसमें आधा खुल जाएगा ए ओ, थोड़ा बहुत खुल जाएगा। फिर देखो विवर्त के अंतर्गत क्या कह रहा है, मुख मार्ग खुला रहता है, तो खुला में इसमें जो संख्या वो कितनी है, एक ही है, और वो कौन सी है, आ, यानी आपका खुला रहता है। अर्ध विवर्त के अंतर्गत जो बच गए हैं उनकी आपको संख्या देख के कितनी है, 3 है, और वो 3 बचे हुए कौन से हैं, नंबर 1 ए और ओ। तो ये 3 जो बच गए वो 3 आते अर्ध विवर्त के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो अपना नंबर 2 इनका वर्गीकरण में मुखाकृति के आधार पर कितने हो रहे हैं, 4 और है, तो इनको अपन ने देख लिया। आगे और देखते हैं कौन कौन से इसमें है। अब देखो आगे पार्ट 2 आएगा, उसमें अपन व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब पार्ट 1 के अंतर्गत अपना केवल स्वरों का ही वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत देखो अगला जो तीसरा प्रकार है वो मुखाकृति के आधार पर पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं नंबर 3 औष्ठाकृति के आधार पर। अब आप या तो यूँ कह लो औष्ठाकृति यानी आपके जो होठ है उसके आधार पर, यानी होठों की जो आकृति के आधार पर इनका जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण कितने प्रकार से हो रखा है, वो वर्गीकरण हो रखा है 3 प्रकार से। ध्यान रखिए मुखाकृति के आधार पर कितने प्रकार से हुआ, 4 प्रकार से।
औष्ठाकृति के आधार पर कितने प्रकार से हुआ? 3 प्रकार से। और वो 3 प्रकार कौन से है? तो नंबर 1 वर्तुल, या आप इसको कह सकते हैं वर्ताकार। नंबर 1 वर्तुल, या इसको कह सकते हैं आप वर्ताकार। नंबर 2 अर्ध वर्तुल, या इसको कह सकते हैं आप अर्ध वर्ताकार। अब देखिए वर्तुल और अर्ध वर्तुल के अंतर्गत आ गया। और नंबर 3 अगर बांटते हैं आप अवर्तुल, अवर्तुल। अब आप इसके देखिए अर्थ के बारे के अंतर्गत क्या है। तो अर्थ के बारे में अवर्तुल को आप एक और नाम लिख देना, आप इसको कह सकते हैं प्रसूत वर्ण। प्रसूत वर्ण के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। प्रसूत नहीं है, ये प्रसत है, यानी नीचे री लग रखा प्रसत वर्ण। अब देखो आप इसके अंतर्गत ये है क्या है, क्या है इनके अंतर्गत है। तो वर्तुल की अगर परिभाषा अपन देखें इनके अंतर्गत है, तो वर्तुल की परिभाषा है, आप लिख लो, वह वर्ण जिनके उच्चारण के समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं। ओष्ठ जो ओष्ठ क्या होते हैं? गोल हो जाते हैं, या ओष्ठाकृति क्या हो जाती? गोल हो जाती। यानी आपके जो होठों की जो आकृति, वो आकृति कौन सी? गोल हो जाती है। और इसके अंतर्गत आधी गोल होती है, आधी गोल होती है। और इस अवर्तुल के अंतर्गत क्या होता है? स्थिति क्या होती है? सामान्य स्थिति रहती है, अपने होठों की सामान्य स्थिति रहती है। अब देखो ये बच गए अपने 10 और भाग कितने हैं? 3 औष्ठाकृति के आधार पर। तो इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? तो इसके अंतर्गत देखिए नंबर 1 वर्तुल, यानी आपका ओठ गोल हो जाता है। तो आपका ओठ गोल किस में होता है? एक तो देखो ऊ, आप बोल के देखो ऊ और ऊ, छोटा ऊ से बड़ा ऊ दोनों में क्या हो रहा है? आपका ओठ गोल हो रहा, ऊ और ऊ। उसके बाद में किस में हो रहा? ओ और ओ। यानी 4 जो वर्ण है, यानी 4 जो स्वर है, वो कौन से? वर्तुल है, वर्ताकार। यानी आपकी ओष्ठाकृति या होठों की जो आकृति कौन से कैसे हो रही है? गोल हो रही है। अर्धवर्तुल यानी आधी गोल होती है। तो आधी गोल के अंतर्गत देखो आ, थोड़ा सा चपटा मुंह हो जाता, आ और आ, यानी अर्धवर्तुल के अंतर्गत ये पूछे जाए तो आपको कितने वर्ण लिखने हैं? 2 वर्ण लिखने हैं, ए और आ, अर्धवर्तुल की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और फिर बच गए 4, और वो 4 कौन से बच रखे? ई और ए और ए, ये आते हैं अवर्तुल के अंतर्गत। यानी इसमें आपकी औष्ठाकृति क्या होती है? सामान्य होती है। ए यानी आपकी आकृति इधर उधर नहीं होती है, इसमें बिल्कुल गोल हो जाती है और इसमें आधी गोल होती है। तो नंबर 3 भाग बांटा अपन है, वो कौन सा बांटा? औष्ठाकृति के आधार पर। अब देखिए आप नंबर 4 भाग, वर्ण विचार टॉपिक आईएमपी है। इसके एग्जाम में सेकंड ग्रेड में 2 से 3 प्रश्न पूछते हैं। बाकी जिन पेपरों के अंतर्गत ये हिंदी है और उसमें ये टॉपिक है, तो इसका प्रश्न 100% आता है। तो अपन पूरा इसका गहराई से पढ़ रहे हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तो देखिए आप अगले जो तीसरा, ये 3 तो पढ़ लिए अपन, 4था भाग कौन सा है? तो 4था भाग के अंतर्गत देखो जीवा के उत्पादित के आधार पर देख लो आप इसके अंतर्गत क्या कह रहे हैं। अगर ये शब्द समझ में नहीं आ रही है तो आप यूँ लिख दो, आप जीव की उत्पत्ति के
आधार पर, यानी जीवा यानी अपनी जो जीव है इसके कहाँ से उत्पत्ति हो रही है उसके आधार पर इन स्वरों का जो वर्गीकरण कर रखा है जीवा के उत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें देखो 3 भाग है, अपने जीवा के अपन 3 भाग बांट सकते हैं। नंबर 1 अग्रभाग स्वर, नंबर 2 मध्य भाग स्वर और नंबर 3 पश्चिम भाग स्वर। ये 3 प्रकार से अपन बांट सकते हैं। अब देखो यानी अग्र यानी आगे, मध्य और पश्चिम यानी पश्चिम ध्यान रखना अपनी जीव की ये, और अग्र यानी यहाँ से। तो अब देखो इसके अंतर्गत कौन कौन से जो आरके, तो अग्र भाग के अंतर्गत आते हैं ई, ए और ए। जीवा के अग्रभाग से स्वरों की उत्पत्ति कितने हो रहे, कितने स्वर हैं? 4, ई, ए और ए। मध्य भाग से केवल एक ही आता है, वो कौन सा आता है? ए। मध्य भाग से केवल एक ही आता है, ए। और जो बच गए वो किससे आएंगे? पश्चिम भाग से। और वो बच कौन, कितने बच रखे हैं? 5। आ, ओ और ओ, ये किसके अंतर्गत आते हैं? पश्चिम भाग से आते हैं। तो इनकी परिभाषा लिखाने की जरूरत है नहीं है, आपके समझ में आ जाएगा। एग्जाम में इनमें से प्रश्न केवल ये पूछ रखा एक ही, इसलिए एमपी है मध्य भाग से। जीवा के उत्पादित आधार पर मध्य भाग से स्वर किस स्वर का उत्पन्न होता है? तो किसका होता है? ए का होता है। तो अब देखो आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन पढ़ रहे हैं चौथा भाग हो गया, 5वां भाग पढ़ते हैं अपन। 5वां वर्गीकरण, देखो 5वां और 6ठा वर्गीकरण अपन साथ में कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही एक जैसे। ये 5वां वर्गीकरण और ये 6ठा वर्गीकरण। तो पहले अपन देखते हैं 5वां वर्गीकरण के अंतर्गत है, वो 5वां वर्गीकरण है श्वास की मात्रा के आधार पर, यानी अपनी जो सांस लेते हैं उसकी मात्रा के आधार पे। और ये हो गया जीवा की पेशियों के आधार पे, या तो आप इसको ये कह सकते हैं कि जीवा की पेशियों के तनाव के आधार पे कह सकते हो, यानी इसमें तनाव उत्पन्न होता है उसके आधार पे, या जीवा की पेशियों के आधार पे। ध्यान रखें जीवा से उत्पादित यानी उत्पन्न हो रहे उनका वर्गीकरण अलग है, और पेशियों के आधार पर इनका वर्गीकरण अलग है। तो अब देखो इनका वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण इनको 2 भागों में बांट रखा है, और इनको भी कितने भागों में बांट रखा है? 2 भागों में बांट रखा है। इनको भी 2 भागों में और इनको भी 2 भागों में। तो देखो जीवा की पेशियों में तनाव के आधार पर तो 2 भाग है जो बिल्कुल सरल है। इसमें देखो आप कह सकते हो शिथिल स्वर, या इसको आप कह सकते हैं कोमल स्वर। अब और एक नंबर 2 कौन सा हो गया? कठोर स्वर। परिभाषा क्या इनकी? परिभाषा है कि उच्चारण के समय जीवा की पेशियों में किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न नहीं होता है। ध्यान रखिए नहीं होता है, और यहाँ पे क्या हो गया? तनाव उत्पन्न होता है। ये की ये परिभाषा इधर है, इधर उच्चारण के समय जीवा की पेशियों में तनाव होता है और इसमें किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है। ये कि ये इसके अंतर्गत परिभाषा
आती है। अब देखिए आप इसमें है कौन से है, तो इसमें 4 है और इसमें कितना हो गए 7 है, 4 और 7। अब वो 4 है कौन से, तो आप एक एक को देख लो, ए ई ऊ और रे, ए ई ऊ और री बच गए। जो सारे इसमें देखो आ ई ऊ ए ओ और ओ, ये 7 इसके अंतर्गत आ गए। तो कठोर स्वर और शीतल स्वर में आप ध्यान रखिए या कोमल स्वर में ध्यान रखिए। ये तो है जीवा की पेशियों के आधार पर। अब श्वास की मात्रा के आधार पे तो 2 प्रकार है। देखो हर्षस्वर या इसको आप कह सकते हैं मूल स्वर, और इधर 2 प्रकार हो गए दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर हो गए। परिभाषा अगर इनकी है तो आ गया उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, और इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। अधिक समय इसमें लगता है और इसमें ये उच्चारण में क्या लगता है, कम समय लगता है, इसमें अधिक समय लगता है। अब है कौन से, तो लिख दो वही। इसमें 4 है, ए ई ऊ और क्या हो गया, छोटा ऊ है, ध्यान रखिए, ऊ और क्या हो गया री, 4 हो गए। दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 है। दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 है, और 7 तो कौन से है, ये है। लेकिन इनके 2 प्रकार से बांट रखे हैं, और 2 प्रकार से कौन कौन से इसके अंतर्गत है। नंबर 1 यौगिक दीर्घ स्वर, और नंबर 2 संयुक्त दीर्घ स्वर। अब देखो यौगिक और इनको किस प्रकार से कहते हैं, तो देखो ये तो है समान स्वरों के योग से बने हुए हैं, समान स्वरों के योग से बन रखे हैं। और ये आ गया ए समान स्वरों के योग से बने हुए हैं। अब देखो इसमें है कौन से है, तो मैं इनको यहां लिख रहा हूं। यौगिक जो समान स्वरों के योग से बन रखे वो कितने हैं, 3 हैं। आ ई और ऊ। अब ये समान स्वर किससे बन रखे हैं, ये है अपने यौगिक स्वर, यानी यौगिक दीर्घ स्वर। ए प्लस ए आ, ई प्लस ई ई, और ये हो गया ऊ प्लस ऊ, क्या हो गया ऊ। तो ये समान स्वरों के योग से बन रखे हैं। और अगर बात करें संयुक्त की, तो संयुक्त क्या बन रखे हैं, ए समान संयुक्त दीर्घ स्वर, जो ए समान से बन रखे, ए समान से बन रखे। तो ए समान से 7 है, 4 इधर हो ही गए, 3 ये है, तो बच रहे कौन से, 4 और 3 7 हो गए, तो 4 बच रहे। अब वो 4 कौन कौन से इनके अंतर्गत है, तो आप देखिए ए ओ और ओ, जो ए समान स्वरों के योग से बन रखे हैं। तो ए समान स्वरों के योग से जो बन रखे हैं वो कौन से इनके अंतर्गत हैं, तो यहाँ पे आप देखो ए प्लस ई के योग से क्या बन रखा है, ये बन रखा है, और ये बन रखा है ए प्लस ए से ये बन रखा है ए प्लस ऊ के योग से ओ बन रखा है,
और ये हो गया A प्लस O के योग से O बन रखा है। तो ये अपने जो संयुक्त है और ये यौगिक है। तो अपने जो आज की वीडियो में केवल अपने स्वरों का जो वर्गीकरण पढ़ा है वो अपना कंप्लीट हो गया। अगले जो वीडियो के अंतर्गत अपना आएगा व्यंजनों का वर्गीकरण। तो कैसा लगा अपना ये वीडियो, आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।